हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सात का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत करेंगे छठ युद्ध से। जी हां, दिल्ली में इस वक्त छठ की पूजा को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ है केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली की सरकार, तो दूसरी तरफ है दिल्ली की एमसीडी यानी नगर पालिका। इसमें बीजेपी का शासन है और दोनों लोग छठ मनाने या नहीं मनाने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली में छठ पूजा पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब छठ के इस हट पर केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम आमने सामने है। पाबंदी के बावजूद किशन कुंज की वार्ड पार्षद हिमांशी पांडे ने घाटों की सफाई का काम करवाया है। ये सूचना बोर्ड दिखा देते हैं जिस पर दिल्ली सरकार का निर्देश लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। इलाके के जो एसएचओ हैं उनकी ओर से ये घाट के किनारे ये सूचना पट्टी लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे घाट की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ जो इलाके की काउंसलर हैं हिमांशी पांडे, वो उनकी निगरानी में इस समय साफ सफाई का काम चल रहा है। घाट जो है उसको साफ किया जा रहा है, घाट के आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, इसके साथ ही झाड़ू लगाई जा रही है और पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो यही लग रही हैं कि छठ पर्व की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि छठ से पहले घाटों की साफ सफाई का काम होता है और काउंसलर हिमांशी पांडे हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं जो सभी चीजों का मुआयना भी कर रही हैं। मैम, ये जो साफ सफाई चल रही है, तो क्या छठ पर्व आप लोग मनाएंगे घाट पर, उसी की तैयारी चल रही है? बिल्कुल छठ पर्व मनाएंगे और सालों से बनता आ रहा है। माँ छठ मैया को यहाँ अर्घ दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाएगा। और एक दिल्ली में बैठी ऐसी सरकार है जिन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इस बार छठ नहीं होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 15 मिनट के लिए आपने 3.5 करोड़ जनता के ही पैसों को आपने एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिया। कम से कम एक घाट पूरे दिल्ली में आप अगर अच्छा सा बना देते तो आज छठ जितने लोग ये इस पर्व को मनाते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। दिल्ली में छठ पर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी? बोलो सीएम। बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए और बोले कि ये बीजेपी की ओछी राजनीति है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है। अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है। तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। अब जरा दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच जारी इस जंग की वजह समझ लीजिए। दिल्ली में 30% पूर्वांचली वोटर हैं। 70 में से 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। इस बार 29 में से 24 पर आप और 5 पर बीजेपी जीती है और सारी लड़ाई इन्हीं पूर्वांचली वोटरों को लेकर है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कोई भी सार्वजनिक आयोजन इस महामारी को और बढ़ा सकता है, इसलिए आंखें मूंदकर हम कोई आदेश नहीं दे सकते। कोरोना को लेकर दिल्ली में जहां पे बहुत बड़ा संकट काल है, वहीं दिल्ली से सटा हरियाणा में स्कूल खोल दिए गए। इस संकट काल के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे और अब वहां से बहुत बड़ी और परेशान करने वाली खबर आई है। 70 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर्द मौसम के बीच गुनगुनी धूप में कक्षाएं लेती छात्राओं की ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी जिले की हैं। लेकिन अब यही तस्वीरें राज्य की बीजेपी सरकार के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं। जिले में कुल 12 सरकारी स्कूलों के 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उस 12 स्कूलों में सर्वे किया है तो उसमें 72 बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं 837 में से। और अब हम यही करेंगे, स्कूलों को भी टारगेट कर रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पे भी सब जगह कैंप करके और इनकी जांच कर रहे हैं। प्रशासन भले ही जांच करने का दावा कर रहा हो, लेकिन बच्चों के अभिभावक इस तरह स्कूलों में कोरोना के विस्फोट को लेकर चिंतित और मजबूर हैं।
ऐसा है, बच्चों के लिए शिक्षा भी जरूरी है, इस कारण हमें बच्चे स्कूल में भेजने पड़ रहे हैं। पर जिस हिसाब से अब कोरोना के पेशेंट निकले हैं स्कूलों से, उसको देखते हुए डर सा तो लगता है कि प्रशासन को इसके खिलाफ कोई न कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। कोरोना को लेकर लापरवाही की कहानी सिर्फ रेवाड़ी जिले की नहीं है। हरियाणा के जींद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जींद के स्कूलों में 11 बच्चों समेत 8 टीचर भी कोरोना की चपेट में आ गए। कल जो है 8 अध्यापक और 11 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। टोटल 66 केस आए हैं। और इसी तरह जब केस ज़्यादा आ रहे हैं तो मृत्यु दर भी बढ़ती है, कुछ मृत्यु भी ज़्यादा हो रही हैं। देखिए, स्कूलों में हमारी टीम हर रोज़ जाके स्कूलों में जांच करा रही है और उपायुक्त महोदय ने सभी स्कूलों को सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो है अपनी जो टीम आए उससे जांच कराना है। स्कूलों में लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर स्कूल प्रशासन चिंतित तो है, लेकिन स्कूल प्रशासन उच्च अधिकारियों का हवाला देकर लगातार मामले को टाल रहा है। निर्णय लेना तो प्रशासन का काम है। हम उनको सूचित जरूर कर देंगे कि अगर कोई ऐसा आज भी टेस्ट चल रहा है, ये तो ऊपर के जो डीओ साहब हैं, हमारे शिक्षा अधिकारी, वो ही बताएंगे कि अगर केस बढ़ते हैं तो उस दशा में क्या किया जाए। राज्य के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर समय रहते हुए सावधानी नहीं बरतने का आरोप लगाया है। स्कूलों के अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और अभी ये जो दूसरी लहर, खास तौर पे दिल्ली और एनसीआर के अंदर सबसे ये दूसरी लहर दिल्ली में शुरू हुई। देश में केवल दिल्ली में अभी दूसरी लहर है, मगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद एनसीआर के जिलों में, हरियाणा में भी ये दूसरी लहर अपना रूप ले रही है। ये घातक लहर है, इससे सावधानी हम सबको भी बरतनी चाहिए और सरकार भी अपने सारे जो समय रहते जो सरकार को अपनी सावधानियां बरतनी है वो बरते। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस पर पलटवार और अपनी सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। अब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे, जिंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। महामारी के इस दौर में जिंदगी के लिए सावधानी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी है स्कूलों का खुलना? देश के दूसरे हिस्सों में जब स्कूल बंद है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते? राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 99 लोग मारे गए। ऐसे में फिर से ये मांग उठ रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक नई पाबंदियां जरूर लगा दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार के शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाने के प्रस्ताव को एलजी ने हरी झंडी दे दी है। नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह में 200 की बजाय सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शादी में मेहमानों की संख्या घटाने और स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की बात कही थी, लेकिन लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार के ही 2 मंत्रियों की राय केजरीवाल से एकदम अलग है। दोनों का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के बाद बने हालात दिल्ली सरकार समेत केंद्र के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दिल्ली के 100 प्राइवेट अस्पतालों के लिए 10 टीमों का गठन किया जाएगा। इसमें अर्धसैनिक बलों में तैनात डॉक्टर और पैरामिलिट्री स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा। ये टीमें अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। इस सप्ताह के अंत तक बेंगलुरु में 250 आईसीयू बेड दिल्ली भेजे जाएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर डोर टू डोर सर्वे शुरू होने जा रहा है। ये सर्वे 25 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि फिलहाल दिल्ली में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और सरकार भी पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई है। आपको याद होगा, कल हमने खबर दिखाई थी, मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनाया जा रहा है लव जिहाद के खिलाफ।
आज मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि लव जिहाद दरअसल पाकिस्तान की उपज है। इनको जिसमें लव दिखता है उनको तक ठीक है, पर जिहाद को भी देखो। कब तक हम सीता को रूबिया बनने देंगे और कब तक सीता को मरने देंगे। ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं, जो लव जिहाद पर अपनी सरकार के कड़े कानून की मांग का समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन ऐसा कि लव जिहाद की बात करते करते पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंच गए। कहीं इसमें पाकिस्तान के और आईएसआई के एजेंट जुड़े हैं, कट्टरपंथी मुसलमान जुड़े हैं, जो सीता को फंसाकर रूबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं। और रूबिया तक ही नहीं, पर बाद में उस बेटी के साथ जो है घिनौना कृत्य करते हैं, फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है। बाद में बेटी की हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। तो बेटी की हत्या तो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश पसंद नहीं करेगा। रामेश्वर शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने लव जिहाद को भी नरगिस और सुनील दत्त के प्यार के उदाहरण से समझाया। अगर है तो वो नरगिसा और सुनील दत्त के बीच में था। ऐसा प्यार दिखाओ मुझे। ऐसी कितनी नरगिसा सुनील दत्त के साथ ब्याही गई, जरा बताइए मेरे महापुरुषों। केवल हिंदू बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर उन्हें मुसलमान बनाओ, उनसे निकाह करो और बाद में उनकी कूक को उजाड़ दो और मार डालो, ये अब पसंद नहीं है। आपको बता दें कि कल ही एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर कड़े कानून की बात कही थी। बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस कानून के मुताबिक गैर जमानती धाराओं का केस दर्ज होगा, 5 साल की सजा हो सकती है। मुख्य आरोपी के साथ साथ सहयोगी पर भी सख्त कार्रवाई होगी। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर 1 महीने पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। एमपी विधानसभा में आने वाले सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे आरएसएस का एजेंडा बताते हुए बीजेपी पर हमलावर है। बनाना बहुत आसान है, कानून तो आप बना दोगे विधेयक लाके, लेकिन उसका पालन कहाँ करवा रहे हो आप। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बच्चों को मारे जाने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। मुझे लगता है कि सरकार मध्य प्रदेश की आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। रोज राजनीतिक हिंसा का खेल सामने आ रहा है। आज भी ऐसी एक घटना हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कूच बिहार जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। मृत कार्यकर्ता की पहचान 55 वर्षीय काला चांद कर्मकार के रूप में हुई है। बीजेपी नेता पर किए गए हमले में 2 अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। मामला कूच बिहार जिले के कर्मापाड़ा इलाके का है, जहां काली पूजा के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस मामले में राजनीतिक एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं। राजनीति के कैरेक्टर रही है। जब से कम्युनिस्ट ने वहाँ हावी हुए तब से यहाँ राजनीतिक हिंसा बढ़ी, और जहाँ जहाँ भी, केरल में, त्रिपुरा में भी ऐसा ही हुआ। तो वहाँ तो परिवर्तन होता है, यहाँ से परिवर्तन हुई, लोगों ने किया है, लेकिन ना ममता बनर्जी के पास कोई संगठन था, ना कोई नेतृत्व था। उनके आंदोलन से लोगों ने उन पर भरोसा रखा था, लेकिन ना उनके पास वो काबिलियत है, और इसलिए कोई किसी का ऊपर कंट्रोल नहीं है।
आज हाथ के बाहर है, खून जो हो रही है, बलात्कार हो रही है, इतनी भ्रष्टाचार हो रही है, किसी पर ममता बनर्जी की कंट्रोल नहीं है। तो हालत बहुत खराब है। और गुंडा जो बदमाश है, माफिया, वो पूरा है, उनका बोलबाला है। तो लोग परेशान हैं, लोग मुक्ति चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार राजनीति के नाम पर हिंसा का ये खूनी खेल बंगाल में कब तक चलेगा? आप देख रहे हैं सात का पंच। बात करते हैं विदेशी खबरों की। बात कोलंबिया की। कोलंबिया में आए चक्रवाती तूफान लोटा की वजह से कई लोगों की जान आफत में पड़ गई है। आंधी, तूफान और झमाझम बारिश, कुदरत के अटैक की ये तस्वीरें दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की हैं। जहां चक्रवाती तूफान लोटा ने जमकर तबाही मचाई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। लहरों के बीच फंसे ये लोग यहाँ लोगों की जान बचाने पहुंचे थे, लेकिन इनकी जान ही खतरे में पड़ गई। लोटा तूफान ने समंदर किनारों के साथ शहरों में तबाही का तांडव मचाया है। घर की ये छत उड़ी दक्षिण अमेरिकी देश निकारागुआ में। अब सुनिए इन तूफानी हवाओं की डरावनी आवाज को। यहाँ करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली हैं। और जब तूफानी हवाएं रुकी तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखे। सैकड़ों घर टूट गए। बताया जा रहा है कि तूफान से करीब 5000 लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। तूफान से मची तबाही के कारण कई इलाकों में बिजली का संकट भी पैदा हो गया है।